करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान के अनुप्रयोग। ठीक है, तो जो हमारा पिछला लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा कि रिड्यूस्ड मास क्या होता है और रिड्यूस्ड मास से हम किस तरह से टू पार्टिकल सिस्टम को एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, और वो जो हमारा पार्टिकल होगा वो एक फिक्टिशियस पार्टिकल होगा, एक आभासी कण होगा। ठीक है, तो अब हम रिड्यूस्ड मास के कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ पर हमारे पास में जो टू बॉडी या टू पार्टिकल सिस्टम होगा उसका हम रिड्यूस्ड मास कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ मास लेके चलते हैं, यानी कुछ हम पार्टिकल्स लेते हैं और उनके मास की वैल्यू रखते हैं और उनका रिड्यूस्ड मास ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, दो पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। तो ये हमारी क्या हो गई, टू पार्टिकल सिस्टम या टू पार्टिकल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इसको एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो ये हमारे किसमें टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो रिड्यूस्ड मास होगा म्यू, वो क्या होगा me mp अपॉन me प्लस mp। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है हमारा, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो क्या होगा, हमारा कूलम्ब फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो रिड्यूस्ड मास होगा म्यू इक्वल टू me mp अपॉन me प्लस mp। तो इसको हम लिख सकते हैं me mp अपॉन me प्लस mp। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, जो फर्स्ट केस हमने देखा था कि m1 मच लेस देन क्या हो, m2 हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एक पार्टिकल है उसका मास बहुत कम होगा m2 की तुलना में। तो यहाँ से अपने पास में me mp है, mp को हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा me अपॉन mp, mp mp कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू me अपॉन 1 प्लस me अपॉन mp इक्वल टू me अपॉन या me इंटू 1 प्लस me अपॉन mp का इनवर्स। ठीक है, ऊपर जाएगा तो, और इसे हम द्विपद पर में बायनोमियल एक्सपेंशन करें इसका तो क्या हो जाएगा me। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से अपने पास में me 1 माइनस me अपॉन mp। आगे की जो टर्म्स आएंगी उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि mp का मान ज्यादा है, और ये भी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा me।
1 माइनस 1/1836, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं रिड्यूस्ड मास की, तो म्यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू होगा 9.105 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये हमारे पास में रिड्यूस्ड मास का मान आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे अप्रोक्सीमेट ME भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। और म्यू इक्वल टू 9.105 अपने पास में क्या आता है, ये इसकी वैल्यू आती है रिड्यूस्ड मास की, ठीक है, 1045 है। तो यहाँ से अपने पास में जो रिड्यूस्ड मास आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 0.06% कम आता है, ठीक है। काफी कम अंतर है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, लेकिन ये जो अंतर है, ठीक है, काफी कम है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम इस रिड्यूस्ड मास को लेकर चलते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, सही वैल्यू आती है, एग्जैक्ट आंसर आते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारा पार्टिकल सिस्टम होगा उसे हम सिंगल पार्टिकल सिस्टम यानी रिड्यूस्ड मास को लिख सकते हैं। ये हमारा लिखें, फिर हम इसका नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में जो दो केस हमने लिए थे, दूसरा हमारा था M1 इक्वल M2 का। तो ये हमारा हो गया M1 मच लेस देन M2 का, ठीक है। तो ये अपने पास में अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल आ गया। लेकिन जो थोड़ा सा अंतर है, यदि हम हाइड्रोजन की जो हमारी स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस जो हमें मिलती हैं, उनकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पर अगर हम ये मास रखेंगे रिड्यूस्ड मास तो वैल्यू सही आएगी अपनी, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं तो कुछ एरर आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम उनका रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हैं। अब सेकंड केस हम कंसीडर करें, ठीक है। सेकंड हम क्या ले रहे हैं, रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमारा क्या हो गया, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान। ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर कौन सा केस हो जाएगा अपने पास में, M1 इक्वल टू M2 का, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होते हैं। तो M1 इक्वल टू M2 का हमारा ये केस हो गया। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड मास क्या होगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यह आ जाएगा अपने पास में M1, दोनों को हम M1 लिख लें या दोनों को हम M के इक्वल लिख लें, ठीक है। तो यह आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे, सेम है। तो ये M1/2 आ गया अपने पास में। तो रिड्यूस्ड मास का मान क्या है, M1/2, तो ये हो जाएगा, इसे हम Mn Mt और इसे भी हम Mn और Mp लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो गया Mn Mt, Mn प्लस Mp, और यहाँ पर भी Mn डिवाइडेड बाय 2 या Mp डिवाइडेड बाय 2। ये अपना रिड्यूस्ड मास हो जाएगा, समानित द्रव्यमान हो जाएगा। यानी अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो किसी भी एक मास के हाफ के इक्वल क्या होगा, हमारा रिड्यूस्ड मास होगा। तो ये हमारा सेकंड केस था, इसका एग्जांपल हो जाएगा।
अब हम रिड्यूस्ड मास निकालते हैं अर्थ सैटेलाइट सिस्टम का। अर्थ सैटेलाइट के अंदर हम अर्थ मून ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अर्थ सैटेलाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस्ड मास निकाल रहे हैं हम, रिड्यूस्ड मास ऑफ अर्थ सैटेलाइट या अर्थ एंड सैटेलाइट। तो अर्थ सैटेलाइट का अगर हम रिड्यूस्ड मास निकालें तो क्या होगा कि जो हमारे पास में अर्थ है, जैसे मान लो हमने अर्थ और मून लिया है, तो इनके बीच में क्या हो रही है, अपेक्षित गति हो रही है, रिलेटिव मोशन है, और क्या लगेगा, फोर्स कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस सैटेलाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो Fs है, ठीक है। तो Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms अपॉन me प्लस ms, ठीक है, और d2res डिवाइडेड बाय dt2। जिस तरह से हमने रिड्यूस्ड मास के जब डेरिवेशन की थी तो वहां पर हमने इक्वेशन लिखी थी कि जो es क्या होगी, इनके मध्य जो अपेक्षित दूरी होगी, जो रिलेटिव डिस्टेंस है, d2res बाय dt2। s हमने सैटेलाइट के लिए यूज किया है और e हमने अर्थ के लिए यूज किया है, और me ms और me प्लस ms ये हमारा क्या होगा, रिड्यूस्ड मास हो गया, ठीक है। ये जो अपने पास में होगा वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड मास हो गया, और me अर्थ का मास है और ms जो है वो सैटेलाइट का मास है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, और ये इनके मध्य लगने वाला फोर्स है। तो Fs इक्वल टू me ms अपॉन me प्लस ms आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता था वो क्या था, F इक्वल टू म्यू d2r अपॉन dt2, ये अपना फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो ये अपने पास में हो गया Fs इक्वल टू आ जाएगा me से me कैंसिल, ms 1 अपॉन ms अपॉन me d2res अपॉन dt2, और इसे हम लिख सकते हैं Fs इक्वल टू ms अपॉन 1 प्लस ms अपॉन me। तो यहाँ से हम इसको ऊपर ले लें, 1 प्लस ms अपॉन me का इनवर्स d2res अपॉन dt2। तो Fs का मान आ जाएगा ms 1 माइनस ms अपॉन me, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहे हैं फिर से, d2res अपॉन dt2, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट ms। Fs अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, ms d2res अपॉन dt2, यानी जो हमारा रिड्यूस्ड मास होता है उसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं कि जो छोटा मास होगा, कम मास होगा, उसकी वैल्यू के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी अगर हम अर्थ सैटेलाइट सिस्टम की बात करें।
द्विकण तंत्र की जो समस्या है वो एक कण में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये इसके एप्लीकेशंस है कि जो भी हमारी टू पार्टिकल सिस्टम है सभी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड मास ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सैटेलाइट अगर मून होता तो हम ME और MS की जगह क्या लिख लेते, MM लिख लेते। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग एवं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जो रेखीय संवेग होता है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम जो होता है वो एक नेचर का फंडामेंटल कंजर्वेशन है। ठीक है, P इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, NV लिखते हैं, जहां पर P हमारा क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाता है। और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नेचर का फंडामेंटल कंजर्वेशन होता है, यानी मूलभूत नियम है, यानी जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हमने लिखा है, ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है या जो नियम है वो प्रकृति का मूलभूत नियम है। ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होता, अभी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है जहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड ना रहे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया कि P इक्वल टू MV जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, यानी हमने एक से ज्यादा पार्टिकल्स का जो सिस्टम था उसमें हमने सेंटर ऑफ मास को लिखा, तो वहां पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम हम किसे कहते हैं, किसी भी पार्टिकल के मास इनटू वेलोसिटी को। P इक्वल टू MV को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो सदिश राशि जो होगी हमारी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। P इक्वल टू MV जो होगा वो कंजर्व रहेगा, इसका संरक्षण का सिद्धांत जो है। तो हम मानते हैं कि एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं और उन सब के लिए P1 इक्वल टू M1V1, P2 इक्वल टू M2V2, ठीक है, P3 इक्वल टू M3V3, इस प्रकार है। ठीक है, तो P1 M1V1, P2 इक्वल टू M2V2, P3 इक्वल टू M3V3, यानी हमारे पास में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का हमने लीनियर मोमेंटम लिख लिया, P1 P2 P3। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा P वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम के लिए P1 P2 P3 हमने लिखा था, और टोटल जो हमारा P होगा वो क्या होगा, M1V1, ठीक है, और MNVN। तो ये जो हमारा बहुकणीय तंत्र है
जिसके अंदर पार्टिकल के मासेस क्या है, m1, m2, m3, mn है और इनकी जो वेलोसिटी है वो v1, v2, v3, vn है। अब ये जो हमारा मैनी पार्टिकल सिस्टम है, जैसे मान लो इस तरह से हमारे पास में इस तरह से है, तो कोई ना कोई क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमारे पास में कोई पॉइंट होगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे जो VCM होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, VCM इक्वल टू होता है m1v1 प्लस m2v2 प्लस का m3v3 डिवाइडेड बाय, अगर हम इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है उसे हम क्या ले लें, कैपिटल M ले लें, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, इसका कंप्लीट मास होगा, क्योंकि यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश mn तक आएगा और उसे हम लिख सकते हैं कैपिटल M, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोटल मास है। तो इसके लिए अब हम m1v1 प्लस m2v2 प्लस का m3v3 प्लस का mnvn, इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, mvcn, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो भी यही है कि P इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इसी प्रकार है, तो इसकी जगह हम mvcm रख दें, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, mvcm। ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। या फिर VCM हमारा क्या हो जाएगा, P/m, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया मैनी पार्टिकल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका मान आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dp/dt इक्वल टू m dVcm/dt, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, dp/dt इक्वल टू m/acm, ठीक है। तो जहां पर हमारा acm है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, vcm क्या था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, तो dp/dt इक्वल टू m/acm आ गया। अब यदि acm कब आएगा हमारे पास में, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है। यदि एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, F एक्सटर्नल क्या हो, 0 हो, यानी जो हमारा मैनी पार्टिकल सिस्टम है उसके ऊपर F एक्सटर्नल क्या हो, 0 हो, तो F एक्सटर्नल 0 होगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि VCM क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और VCM अगर कांस्टेंट हुआ तो ACM की वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा, तो dp/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, dp/dt इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां से अपने पास में आ गया कि यदि कोई भी बाह्य कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि जो VCM होगा वो नियत वेग से गति करेगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा, और जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो भी क्या होगा, नियत होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि एक मैनी पार्टिकल सिस्टम था, उसके हमने मासेस लिखे थे, m1, m2, m3, mn उसके मास थे,
संवेग वो क्या होंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इस तरह से होंगे। तो टोटल हमारा जो लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 डिवाइडेड बाय pn। यहाँ पर हमने लिख लिया m1 v1 m2 v2 m3 v3 mn vn, ये p का मान आ गया और p इक्वल टू हमारा हो गया था mvcn, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला था। और इससे हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt इक्वल टू m dvcm अपॉन dt, ठीक है। और ये था macm। और ये एक्सेलरेशन कब आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा है और यदि लगने वाला जो बाह्य बल है वो क्या हो, 0 हो। अगर बाह्य बल 0 हो, यदि हम लिखें यदि F एक्सटर्नल 0 हो तो dp अपॉन dt इक्वल टू 0 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि F 0 होगा तो VCM इक्वल टू क्या हो गया, नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई जब F एक्सटर्नल हमारा 0 है। और यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। या इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है या जो हमारा सिस्टम है उस पर लगने वाला जो सभी बाह्य बल होगा उसका कुल बाह्य बल 0 हो तो रेखीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और जो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, एक मूलभूत नियम है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या है हमारे पास में, नियत आया है। तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम px1 प्लस का px2 pxn इक्वल टू नियत, इसी प्रकार से py1 प्लस का py2, ठीक है, प्लस डैश डैश pz pyn इक्वल टू नियत। और कंपोनेंट फॉर्म में अपने पास में आ जाएगा pz1 प्लस pz2 प्लस का pzn इक्वल टू नियत। तो अगर हम इसे कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन है कि p इक्वल टू नियत होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम इन तीन अदिश जो हमारी इक्वेशन है, अदिश समीकरण है, ठीक है, स्केलर इक्वेशन है, उनके तुल्य लिख सकते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। इसको लिख लें, ठीक है। तो ये जो हमारी तीनों इक्वेशन हमने लिखी थी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मोशन होगा उसके दौरान क्या रहेगा कि एक्स वाई जेड के जो अलग अलग घटक है, ठीक है, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश भी जो कुल रेखीय संवेग है वो क्या रहेगा,
संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो हम से लिख सकते हैं अतः गति के दौरान कुल रेखीय संवेग के ठीक है, हमारे पास में क्या है कि गति के दौरान जो कुल रेखीय संवेग हम लिख रहे थे, p हमारा जो क्या था कांस्टेंट था, और ये क्या है x y z अक्षों के अनुदिश है। तो जो कुल रेखीय संवेग के जो घटक होंगे x y z के अनुदिश, वो भी क्या रहेंगे अपने पास में अलग अलग नियत रहेंगे, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग हो गया, ये हमारा y एक्सिस के अलोंग हो गया, ये हमारा z एक्सिस के अलोंग हो गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, गति के दौरान कुल रेखीय संवेग के घटक x y z के अनुदिश अलग अलग नियत होंगे। ठीक है, तो इसे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन